गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारी क्लास में हम सामाजिक प्राधिकार का जो चैप्टर पढ़ा था उसका मूल्यांकन करेंगे। इसमें आलोचनात्मक आधार पर विद्वानों ने क्या तर्क दिए हैं और उस आधार पर इसकी क्रिटिक किस रूप में की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सामाजिक प्राधिकार जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, मैक्स वीबर द्वारा अवधारणा ये दी गई है और इसमें 3 प्रकार के प्राधिकार की चर्चा की गई। तार्किक या वैधानिक, इसके अतिरिक्त परंपरागत और इसके अलावा करिश्माई या चमत्कारी प्राधिकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या सामाजिक प्राधिकार सही अर्थों में समाजशास्त्री चिंतन की एक विषय वस्तु बन सकता है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्राधिकार के संदर्भ में वेबर ने जब इसका मूल्यांकन किया तो वेबर का सत्ता के प्रकारों का वर्गीकरण सामाजिक विज्ञानों, विशेष रूप से समाजशास्त्र में इनके योगदान को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने ऑथोरिटी के प्रकार, परिभाषा और महत्व को स्वयं के द्वारा वर्णित करके सामाजिक क्रिया के प्रकारों एवं नौकरशाही के संदर्भ में वर्णित किया। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर सामाजिक वैज्ञानिकों ने सत्ता की परिकल्पना का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है, जिसको हम 4 आधार पर बांट सकते हैं। इसको रेखांकित चित्र के रूप में आप देख रहे हैं। सत्ता का ये प्रकारों का जो मूल्यांकन है, यह अपूर्ण वर्गीकरण है। पारंपरिक सत्ता में तार्किकता का जो समावेश किया गया है उसको इग्नोर किया गया है। यह स्पष्ट वर्गीकरण है और इस वर्गीकरण को मनोवैज्ञानिक आधार पर ही माना जाता है। इस आधार पर इसकी आलोचना होती है। सबसे पहले इनकम्प्लीटेड क्लासिफिकेशन, यह एक अपूर्ण वर्गीकरण है। वेबर ने जो सत्ता के 3 प्रकारों का सामाजिक क्रिया के संदर्भ में वर्णित किया और आपने क्रिया के 4 प्रकार बताए। क्रिया के चौथे क्रम में उसने मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया से संबंधित सत्ता का चौथा प्रकार प्रतिपादित नहीं किया। इस वर्गीकरण के अभाव की लगभग सभी समाज वैज्ञानिकों ने आलोचना की है। वेबर द्वारा निर्मित और प्रतिपादित सत्ता का वर्गीकरण अपूर्ण है। यह सभी प्रकार की सत्ता के प्रकारों को अपने वर्गीकरण में समेटने में असमर्थ है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि वेबर ने जो सत्ता के 3 रूप बताए, तार्किक, चमत्कारिक और परंपरागत, ये सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों के समतुल्य हैं। इसमें और अधिक इसकी विशद व्याख्या की आवश्यकता थी जो उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी इसके रूप को देखा जा सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र, राजनीति विज्ञान, एक लोक प्रशासन में सत्ता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है। दूसरा बिंदु है पारंपरिक सत्ता में तार्किकता। जिस प्रकार से पारस्परिक क्रिया के संबंध में पर्सी कोहन व अन्य समाजशास्त्रियों ने कहा कि वेबर की ये धारणा है कि इस क्रिया के प्रकार में कर्ता सोच विचार नहीं करता, त्रुटिपूर्ण और अवैज्ञानिक है। इसका मतलब ये है कि जब मैक्स वेबर ने परंपरागत सत्ता के बारे में बताया तो उनका तर्क था कि इसमें व्यक्ति यंत्रवत आदिम समाज की परंपराओं के अनुसार कार्य करता है। वो अपना अच्छा बुरा बुला जो भी उसके संदर्भ में टिप्पणी की जाती है कि उसको क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये सब वो सोचता नहीं है, जो गलत है। कोहेन कहता है कि पारंपरिक सत्ता में व्यक्ति अवैज्ञानिक आधार पर जो त्रुटिपूर्ण रूप दिया गया वो गलत है। इसमें व्यक्ति सोचता है। शासक व शासित दोनों ही सोच विचार करके अपनी भूमिका को सामाजिक व्यवस्था के रूप में संपन्न करते हैं। दूसरा बिंदु था इसमें अस्पष्ट वर्गीकरण। जिस प्रकार से वेबर के क्रिया का वर्गीकरण अस्पष्ट और गत्यात्मक है, उसी प्रकार से क्रिया के समानांतर सत्ता का वर्गीकरण भी अस्पष्ट एवं गत्यात्मक माना गया है। यह तथ्य अपने आप में सत्ता के वर्गीकरण की बहुत बड़ी कमी है। आपने बार बार लिखा है कि
तार्किक, पारंपरिक और भावनात्मक क्रिया दूसरे प्रकार की क्रिया बन जाती है। उसी प्रकार से आपके द्वारा वर्णित करिश्माई क्रिया सत्ताधारी की मृत्यु के बाद पारंपरिक या तर्क वैधानिक क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। अतः इनके द्वारा बताया गया जो वर्णित सत्ता का वर्गीकरण है वह स्थिर और भ्रामक कोटि का माना गया है। अगले बिंदु के रूप में यह वर्गीकरण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। कुछ कट्टर समाजशास्त्रियों का निष्कर्ष है कि वेबर का सत्ता का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक होता है, क्योंकि जब प्रभावात्मक की बात होती है और व्यक्ति किसी संवेग से प्रभावित होकर किसी करिश्माई प्रभाव को दिखाने का प्रकटीकरण करता है, वो सत्ता के रूप में चमत्कारी सत्ता का निरूपण करता है, तो ऐसी स्थिति में इसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना जाता है, जो कि तार्किक आधार पर नहीं है। अंतिम इसके मूल्यांकन का बिंदु है इनकैपेबल टू जनरलाइजेशन या जनरलाइज, सामान्य करने में असमर्थ है। यह विद्यार्थियों आपको समझने की आवश्यकता है, जब कोई अनुसंधान कार्य होता है और व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष के तथ्य को प्राप्त करके उसके सिद्धांत को बनाता है, तो उसमें वो सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाता है। वेबर ने कुछ चुनिंदा अध्ययनों के आधार पर ही अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया और ये वर्गीकरण कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का कम और मनोवैज्ञानिकता के आधार पर ज़्यादा प्रतीत होता है। वेबर का सत्ता का वर्गीकरण क्रिया के प्रकारों जैसा ही लगता है और ये क्रिया का सिद्धांत कोहन के अनुसार लघु स्तरीय है। उसी प्रकार से सत्ता का वर्गीकरण भी लघु स्तरीय है। ये सत्ता का वर्गीकरण सामाजिक व्यवस्था व संरचना के लघु स्तर पर एक सीमा तक व्याख्या करने में समर्थ है, परंतु वृहद स्तर पर यह वर्गीकरण खरा नहीं उतरता। इसलिए वेबर का सत्ता का वर्गीकरण अपूर्ण एवं व्यवहारिक नहीं है। निष्कर्ष के रूप में मैक्स वेबर का सत्ता का वर्गीकरण समाजशास्त्र के ज्ञान की वृद्धि करने एवं विकास के पथ पर अग्रसर करने में एक महान योगदान है। इस वर्गीकरण के समाजशास्त्र के अतिरिक्त अन्य सामाजिक विज्ञानों में सत्ता के क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक अंतर्दृष्टि उन्होंने प्रदान की है। इस आधार पर इस सत्ता के वर्गीकरण को माना गया है। अब हम इस टॉपिक के संदर्भ में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। छोटे प्रश्न जब परीक्षा में आए, छोटे प्रश्न से मेरा तात्पर्य 20 शब्द और 40 शब्द से है। तो एक तो आप लोगों को मैक्स वेबर की पुस्तकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं इसके माध्यम से इनकी 10 पुस्तकों के बारे में बता रहा हूँ। आप जो महत्वपूर्ण 4-5 किताबें हैं जिनको अभी मैं इंगित करवाऊँगा, इनको आप कंठस्थ कर लें। इसके अतिरिक्त मैंने 4-5 साल के पेपरों का जो निष्कर्ष निकाला उसमें देखा कि पूछा गया है कि प्राधिकार क्या है, नौकरशाही क्या है, सामाजिक क्रियाकर्त क्या है। अब यहाँ पर एक दुविधा होती है कि नौकरशाही क्या है, इसका अर्थ क्या है। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि ये तो पाठ्यक्रम में ही नहीं है, फिर क्यों पूछा गया। लेकिन मैक्स वेबर के कृतित्व के अंतर्गत नौकरशाही की अवधारणा आती है, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि नौकरशाही को एक आदर्श प्रारूप के रूप में उन्होंने किस प्रकार समझाया। जैसे पहला प्रश्न आया, मैक्स वेबर की पुस्तक कौन सी है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग इनकी पुस्तकों को थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं आपको दिखवा रहा हूँ। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें उन्होंने पूंजीवाद के लिए जो प्रोटेस्टेंट धर्म है ईसाई संप्रदाय का, उसको महत्वपूर्ण माना और उसके बारे में बताया। इन्होंने विश्व के अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया, उस आधार पर पुस्तक लिखी। द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया, एंशिएंट जुडाइज्म, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एसेज इन सोसाइटी, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री, और अंतिम किताब के रूप में हम देख सकते हैं द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। प्यारे विद्यार्थियों,
इनकी जो पुस्तक है रिलीजन ऑफ इंडिया, इसमें निश्चित तौर पर भारत के धर्म के बारे में है। एंशिएंट जुडाइज्म इनकी तार्किक व्याख्याओं के बारे में है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी में समाज और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इन्होंने बताया है। द मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस में समाजशास्त्र के अध्ययन में हम कौन कौन सी पद्धतियों को काम में लेते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र में धर्म की क्या भूमिका है और आर्थिक इतिहास सामान्य रूप से किस अर्थ में पाया जाता है, इसकी व्याख्या इन्होंने दी। इन पुस्तकों में हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि विश्व के धर्मों के अध्ययन के संदर्भ में चाइना और इंडिया का महत्व है और द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पूंजीवाद की आत्मा के बिंदु बताएं। यहाँ वही अवधारणा काम में आएगी जो काल्विनवाद से संबंधित है कि ईसाइयों का कैथोलिक संप्रदाय जो कि मेहनत कश है, वो सोचता है कि ईश्वर ने इस संसार में उन्हें सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए भेजा है और ईश्वर खुश कब होगा, तब हम मेहनत करके कार्य करेंगे। ईश्वर की सच्ची पूजा के रूप में उद्यमी बनने का जो भाव है, यही उनको पूंजीवाद में उत्पन्न करता है। पूंजीवाद की उत्पत्ति के रूप में यह भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। अब प्रश्न आ जाए सामाजिक क्रिया का क्या अर्थ है, तो सामान्य शब्दों में आप लिखेंगे सामाजिक आधार पर की गई कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, बल्कि उस क्रिया का एक वस्तुनिष्ठ अर्थ निकाला जाना चाहिए। कोई भी व्यवहार जिसका वस्तुनिष्ठ अर्थ निकले, जिसका वर्तमान, भूत और भविष्य के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध हो, तो वही व्यवहार सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आ जाता है। प्राधिकार की जब व्याख्या करते हैं तो इसमें एक शासक जो कि आदेश देता है, एक शासित जो आदेश की पालना करता है, या दूसरे रूप में व्यक्तियों का वह संगठन जो आम व्यक्तियों के संगठन पर आदेश देने की क्षमता रखता है और उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने कार्य को करवाने में योग्यता रखता है, उसे हम प्राधिकार कहेंगे। यहाँ प्रश्न आया नौकरशाही का क्या अर्थ है, तो नौकरशाही के अर्थ में आपको समझना होगा एक ऐसी संरचना जिसमें नियमों की परिधि के अंतर्गत रहते हुए किसी व्यक्तियों के संगठन की कानूनी संरचना में कार्य किया जाता है और उसके अंदर व्यक्तियों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर भर्ती विज्ञापन के माध्यम से होती है। सभी लोग व्यवहारिक आधार पर वार्तालाप तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही अधिकांश कार्य लिखित दस्तावेजों के माध्यम से संपन्न होता है। ऐसी स्थिति में ये जो अर्थ प्रस्तुत किया गया है, यहाँ इसे नौकरशाही कहेंगे। नौकरशाही को कई विद्वानों ने लाल फीताशाही के नाम पर भी आलोचना की है। नौकरशाही डी गवर्निंग की जो अवधारणा थी उसका ये एक विस्तृत रूप है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि किसी ऑफिस संरचना में व्यक्तियों का संगठन नियमों के परिधि के अंतर्गत काम करता है। वहाँ व्यक्ति मौखिक रूप से कोई काम नहीं करते, लिखित दस्तावेजों के आधार पर ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर की पालना होती है। व्यक्ति जिन संसाधनों का उपयोग करता है उसके व्यक्तिगत नहीं होते, वो सामूहिक संपत्ति होती है। जैसे किसी ऑफिस का कंप्यूटर वो यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो कंप्यूटर उसका हो गया। वो कंप्यूटर पर वो काम कर रहा है, तो काम करने के आधार पर ये उस संस्था या नौकरशाही प्रक्रम की संपत्ति होगी और उस संपत्ति का वो संरचना के विकास में योगदान देता है, कार्य करता है। इस तरह आपको इसको समझना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये जानकारी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे।